नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस रुड़की में। मैं गौरव शर्मा आज आपके सामने दोबारा फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूं, स्वरों का उच्चारण स्थान। दोस्तों, आप देखते होंगे बहुत से कोचिंग संस्थान केवल पढ़ाते हैं उच्चारण स्थान के नाम पर, क्या केवल स्पर्श व्यंजन के कै चे टे ते पे वर्ग के 5 वर्ण केवल ये 25 स्पर्श व्यंजन पढ़ाते हैं, या ज्यादा क्या करेंगे, आपको सारे व्यंजन का उच्चारण स्थान बता देंगे, लेकिन वो आपको स्वरों का उच्चारण स्थान नहीं बताते। दोस्तों, जब पेपर भारी बनता है, पेपर टफ बनता है, तब वो व्यंजन की जगह स्वरों का उच्चारण स्थान पूछता है। यही यूट्यूब वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इतने मजेदार लॉजिक से लेकर आया हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा दावा है। तो देखो दोस्तों, टाइम को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं बस स्वरों का उच्चारण स्थान आज का टॉपिक। देखो दोस्तों, जो स्वर है हमारे, स्वर, हम स्वर की संख्या देखेंगे दोस्तों तो 11 होती है, स्वरों की संख्या 11, लेकिन उच्चारण के स्थान पर इन स्वरों को कितना माना गया है? 10। यानी इनमें से एक को उच्चारण का हमने वर्णमाला में स्थान नहीं दिया है उच्चारण की दृष्टि से, तो वो कौन सा है? री। री री को हमने उच्चारण के आधार पर स्वरों में नहीं कहा गया है। तो उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 10, लेकिन स्वरों की संख्या कितने होते हैं? 11। तो दोस्तों, अगर आपसे स्वरों के भेद पूछे तो भेद आपको करने हैं दो। स्वरों के भेद दो करने हैं, एक तो ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। यानी ह्रस्व स्वर वो जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर वो जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक या ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है। कहीं कहीं आपको क्या दिखाएगा कि उच्चारण जो स्वर है हमारे, इसके कितने भेद बताएंगे? 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और तीसरा बताएंगे आपको प्लुत स्वर। प्लुत स्वर दोस्तों, प्लुत स्वर हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं होता। प्लुत स्वर का प्रयोग केवल संस्कृत भाषा में होता था, और वो भी कैसे? अगर हमें किसी को क्या करना है, ओम बोलना है, ओम ऐसे बोलना है, तो वो कैसे लिखते थे हम? ओम ऐसे। इसका जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है? ये होता है इसका चिन्ह। और अगर हमें किसी को बुलाना है, पुकारना है, मनोज ऐसे बोलना है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन वर्तमान में हिंदी के अगर आपसे भेद पूछे तो दो करने हैं, ह्रस्व और दीर्घ, और अगर इनकी संख्या पूछी तो 11 करनी है। ठीक है, तो दोस्तों यही मैं आपको टॉपिक समझा देता हूँ बस, स्वरों का उच्चारण स्थान। कौन सा स्वर कंठ से बोला जाएगा, कौन सा मूर्धन्य से, कौन सा तालव्य से, कौन सा दंतोष्ठ से, यही आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं। बस स्वर स्टार्ट करते हैं, स्वरों का उच्चारण स्थान। देखो दोस्तों, अगर हम ह्रस्व स्वर की बात करें तो ह्रस्व स्वर हमारे कितने होते हैं? 4, और दीर्घ स्वर होते हैं हमारे 7। तो हमारे कितने स्वर हो गए टोटल? 11। अब एक एक को हम लेते हैं, एक बार जरा आप देखते रहियो हम कैसे करते हैं। ये भी सारे जितने भी हमारे स्वर हैं इनको एक जगह लिख लेते हैं, तो वो भी सीक्वेंस में कैसे कैसे होते हैं? ए, आ, ई, उ, ऊ, वी, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे स्वर होते हैं 11, ए, आ, ई, उ, वी, ए, ऐ, ओ, औ। अब दोस्तों हम देखते हैं ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं इनमें? 4। हमने कहा ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? 4। और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? 7। ये देखो, जो अगर हम बात करें ह्रस्व स्वर की, तो ह्रस्व स्वर हमने बताया अभी 4, ए, ई, उ, री, यानी जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। और अगर हम बात करें दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7। दीर्घ स्वर होते कौन कौन से हैं? देखो दोस्तों, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, और हमारा औ। ये होते हैं हमारे दीर्घ स्वर। यानी दीर्घ का मतलब ये ज्यादा ज्यादा समय ले रहे हैं। किससे? ह्रस्व स्वर से। ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगते हैं। लेकिन अगर हम दीर्घ की बात करें तो ये किसी ना किसी ह्रस्व स्वर या मूल स्वर से मिलकर बने होते हैं। यही एक बार आपको मैं बता देता हूं, आपकी समझ में आएगा कैसे होते हैं इनका उच्चारण स्थान। देखो दोस्तों, अगर हम बात करें दीर्घ स्वर की, तो कैसे बनते हैं? दीर्घ स्वर में आ कैसे बनेगा? ए प्लस ए मिलकर क्या बनेगा? आ। बड़ी ई कैसे मिलती है? ई प्लस ई, जिसको हम छोटी ई बड़ी ई कहते हैं, ई ई। चलो, उ, उ प्लस उ, ए। देखो दोस्तों, यही यहाँ पे कंफ्यूज करता है। ए कैसे बनता है? ए प्लस ई।
और आई कैसे बनता है, ए प्लस ए, ये बनता है दोस्तों आई। ठीक है, उसके बाद बात आती है ओ की, तो ए प्लस ओ मिलकर क्या बनेगा ओ, और औ कैसे बनेगा ए प्लस ओ। ये होते हैं दोस्तों इनके दीर्घ जो हमारे स्वर है वो उनका बनने का क्रम कैसे बनते हैं। उसके बाद दोस्तों अब आते हैं मेन बात पर, स्वरों का उच्चारण स्थान पर। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे पहले, एक मैं आपके सामने चित्रकला बना के दिखाता हूँ, पसंद आएगी आपको। देखो दोस्तों, अगर हम बात करें किसी मनुष्य के शरीर की, तो कहां से कैसे बोला जाता है। ये कोई मान लो मनुष्य है, सबसे पहले अगर हम देखेंगे कोई भी हमें ध्वनि निकालनी है या कुछ भी बोलना है, तो सबसे पहले अंदर से हवा आएगी और वो कहां से स्पर्श होगी या कहां पे उसका अवरोध होगा, वही हमारा उच्चारण स्थान होगा। तो उच्चारण स्थान देखो, सबसे पहले तो ये क्या है हमारा गला, जिसको हम कंठ कहते हैं। सबसे पहले जो ध्वनि स्पर्श होकर आएगी या अवरोध होकर आएगी, यहीं से होकर आएगी। स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका क्या होता है, ये स्वतंत्र होते हैं, किसी की अन्य की सहायता से नहीं बोले जाते। या हम इनको स्वतंत्र इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो इनमें अवरोध है वो बहुत कम होता है, नाम मात्र के होता है, बस अवरोध नहीं होता है। तो सबसे पहले जो वायु का घर्षण होगा सबसे पहले कहाँ होगा, कंठ में। उसके बाद आप देखोगे दोस्तों, जीभ के ऊपर थोड़ा सा ऐसे छत सी बनी होती है, उसको क्या कहते हैं हम, तालव्य या तालु। तालु भी कहते हैं, तालव्य भी कहते हैं। उसके बाद आगे आप आओगे तो आपको इस तरह से कुछ मिलेगा, जिसको कहते हैं खेत की डोल या बॉर्डर। ठीक है, उसको क्या कहेंगे दोस्तों हम, मूर्धा, मूर्धा, मूर्धन्य। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे आओगे तो ये क्या है हमारे दांत, ये दांत यानी दांत, दंत। उसके बाद दोस्तों आएगा हमारे ओष्ठ, जिसको हम कहते हैं होठ, ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है, जो वायु होगी वो कहीं ना कहीं अवरोध होकर आएगी, या तो वो आएगी होकर कंठ में, या तो वो कंठ में आएगी, या तालु में, या मूर्धन्य में, या दंत में, या ओष्ठ्य में। तो वही शुरू करते हैं, कौन कौन सी ध्वनि पहले कंठ्य होती है वो लिखते हैं दोस्तों जरा एक बार। कौन सी ध्वनि कंठ होती है या जिसे हम कंठ्य भी कहते हैं। तो देखो दोस्तों, कंठ्य ध्वनि कौन कौन सी होती है, ए और आ। अगर हम बोल के देखें ए आ, तो यहाँ पे हाथ लगा के देखो आप, आपको यहाँ पे दिखेगा सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, हमारे कंठ पे, गले पे। ए आ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस एक बार उच्चारण करके देख लो कोई भी स्वर कहाँ से निकल रहा है। कंठ, कंठ है कौन सी है, ए और आ। उसके बाद दोस्तों पहले हवा यहाँ से आएगी, फिर कहाँ जाएगी, तालु पे। उसके बाद कौन सी है, तालु या तालव्य, जिसको हम क्या कहते हैं, तालव्य ध्वनि। तालव्य ध्वनि कौन सी होती है दोस्तों, ई, 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 ई। आप देखो बोलकर हमारी जो जीभ है वो ऊपर को उठेगी और हवा यहां से निकलेगी घर्षण करते हुए, हल्का सा क्या करेगी, अवरोध करेगी। तो यही कौन सा है, तालु। तालु से कौन सा निकलेगी, ई, ई। उसके बाद आएगा मूर्धा, उसके बाद आएगा मूर्धा, जिसे हम मूर्धन्य ध्वनि कहते हैं, मूर्धन्य ध्वनि। मूर्धन्य ध्वनि कौन सी होती है हिंदी स्वरों में, री, री, री की ध्वनि कौन सी होती है, मूर्धन्य, ये। उसके बाद दोस्तों आती है बात ओष्ठ की, होठों की। तो ओष्ठ, ओष्ठ ध्वनि कौन सी होती है, ओष्ठ ध्वनि होती है दोस्तों उ और उ। आप बोल के देखोगे उ, उ सर्वाधिक प्रभाव कहां पड़ रहा है, आपके ओष्ठों पर, होठों पर, इसलिए इन ध्वनि को क्या कहते हैं, ओष्ठ। ठीक है, आगे चलो, आगे हम बात करते हैं, अगर हम आगे आए, हमारे ऊ तक हो गए हैं। इसके बाद देखें अगर हम, एक आता है कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, यानी कंठ भी होगी और तालव्य भी होगी, कंठ भी और तालव्य भी दोनों से बोले जाएगी। देखो दोस्तों ऐसे कौन कौन से होते हैं, ऐसे होते हैं हमारे ए और आई, ए और आई। क्यों होती है कंठ और तालव्य, देखेंगे हम ए और आई कैसे बना है। देखो हमने यहां लिखा था ए कैसे बनता है, ए प्लस ई से, ए प्लस ई मिलकर क्या बनता है, ए। तो इसको ए क्या है, कंठ की ध्वनि, हमने अभी लिखा कंठ की ध्वनि है, और ये क्या है, ई, तालव्य, तालव्य ध्वनि है। तो कंठ तालव्य, कंठ तालव्य से बनकर कौन सा बनता है, ए। तो कौन सी ध्वनि होगी, कंठ तालव्य, ए। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ ध्वनि कौन सी होती है दोस्तों, ओ और औ, ओ और औ।
क्यों होती है? देखो मैंने दोस्तों बताया था आपको ओ कैसे बनता है, ए प्लस ऊ। हमने कहा था ए कैसे बनता है, कंठ से। हमने क्या पढ़ा अभी, ए कैसे बनता है, कंठ से। और ऊ कैसे बनते हैं, ओष्ठ से। ओष्ठ से आवाज आती है, ऊ में कैसे आती है, ओष्ठ से। तो हम वही तो पूछ रहे हैं, कंठोष्ठ कौन सी है? कंठोष्ठ क्या है, ओ। ये दोनों ओ। तो कंठोष्ठ कौन सी होगी, ओ और ओ। ठीक है दोस्तों, तो यही मजेदार वीडियो थी, आपको याद नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, आप एक बात समझ लीजिए बस। बहुत सी नई वीडियो लेकर आपके सामने बहुत ही जल्दी हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।